हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने कवर करे हैं। आज इस वाली वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो कवर किया था उसमें हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और वहाँ की जो सोसाइटी थी उसमें किस तरीके से 3 स्टेट बनाए गए थे एंड जो वहाँ का मोनार्कियल जो सिस्टम था उन्होंने लोगों के ऊपर जो टैक्स थे वो इंक्रीज कर दिए थे। अब देखिए सिंपल सी चीज है, जब टैक्स इंक्रीज होंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग उसका रिवॉल्ट करेंगे। अब ये चीज ऐसा तो नहीं है कि उनकी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुई होगी, पहले भी इन चीजों को मतलब वहां पर हुआ होगा, बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो लोग थे वो रिवॉल्ट करने पर उतर आए। ये जो आइडियाज था ये भी हमने करा था कि उनके माइंड में ये जो आइडियाज डाला था ना, ये कुछ फिलोसफर थे, उन्होंने उस आइडियाज को उनके माइंड में डाला था कि आप इस तरीके से रेवोल्यूशन करके ये जो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज किए हैं मोनार्कियल सिस्टम में, इसको डिक्रीज करवा सकते हैं। और उसके बाद एक आउटब्रेक रेवोल्यूशन आया था। वो जो आउटब्रेक रेवोल्यूशन आया था उसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। देखिए आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आउटब्रेक रेवोल्यूशन। आउटब्रेक रेवोल्यूशन क्या होता है? देखिए मैंने जैसे कि पहले आपको इंट्रो में ही बताया था कि फ्रांस में क्या था, जो मोनार्कियल सिस्टम था ना, उसकी जो टर्सरी थी वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। अब उसने अमेरिका भी की भी हेल्प करी थी। अब उसको अपनी जो ट्रेजरी थी उसको फिल करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, लोन लेना पड़ा। उसने अमेरिका की हेल्प करी, जिसकी जिसकी जो टर्सरी थी वो पूरी की पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो लुइस 16 था वो जब राजा बना तो कैसा, बिल्कुल कंगाल राजा था, उसके पास में कुछ भी नहीं था और उसने अमेरिका की भी हेल्प करी। तो इसके चलते ही क्या हुआ पता है, उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। उसने डेब्ट भी लिया था, बाकी लोग सब वो मांग रहे 2 बिलियन लीवर्स के अराउंड उसका जो डेट था वो था। अब वो उनको पे कैसे करेगा? उसको पे करने के लिए उसने क्या करा, सोसाइटी में अपनी कंट्री में उसने जो टैक्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया। अब टैक्स इंक्रीज होंगे तो लोग क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। हमने मिडिल क्लास किस तरीके से एमर्ज हुई, एजुकेटेड प्रॉस्परस जो क्लास थी वही जाकर हमारी क्या मिडिल क्लास बनी थी। तो और जो फिलोसफर थे उन्होंने उनके माइंड में डाला था कि किस तरीके से गवर्नमेंट को हम चला सकते हैं और किस तरीके से आप रेवोल्यूशन आपको करना है। तो एक टाइम पीरियड आया था जिसको द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन बोला गया था। ये पूरा ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुए थे। कहां पर? फ्रांस में। तो ये जो रेवोल्यूशन हुए थे किस टाइप से हुए थे, इस वाले टॉपिक में हम इसको बहुत ही क्लियरली समझेंगे। देखिए व्हाट वाज ईस्ट स्टेट जर्नल। ईस्ट स्टेट जर्नल ने क्या करा टैक्स को इंक्रीज करने के लिए? देखिए हाँ, in France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. देखिए जो फ्रांस था, जो फ्रांस का जो मोनार्क राजा था जिसके पास में पावर थी, उसको अगर टैक्स इंक्रीज करने, देखो वैसे तो वो सारे डिसीजन खुद ले सकता था, बट अगर बात टैक्स इंक्रीज करने की आ जाएगी तो वो डिसीजन खुद नहीं लेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज अलोन। वो अकेले नहीं करेगा, उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी और जब वो मीटिंग आएगी वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ टैक्स इंक्रीज होना चाहिए, तभी टैक्स इंक्रीज होगा, अदरवाइज टैक्स इंक्रीज नहीं होगा। तो लुई 16 ने क्या करा था, एक मीटिंग अपॉइंट करी थी। उस मीटिंग में देखे क्या होगा, क्योंकि अकेला जो पावर है, जिसके पास मोनार्क पावर जो है, वो अकेले टैक्सेस को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। द मोनार्क हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। तो मोनार्क ने क्या करा, स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, द मोनार्क हैड टू कॉल अ मीटिंग। मोनार्क ने एक मीटिंग बुलाई किसकी, स्टेट जनरल की, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। और उसमें वो क्या चाह रहा था, वो अपना एक प्रपोजल पास करना चाह रहा था, किसके लिए, न्यू टैक्सेस के लिए। क्या वो टैक्स को इंक्रीज करना चाह रहा था ना, उसने टैक्स को, जो ये टैक्स का प्रपोजल था ना, ये लोगों के सामने रखने के लिए उसने क्या करा, एक ई स्टेट जर्नल की क्या बिठाई, मीटिंग बिठाई थी। किसने बिठाई थी ये मीटिंग? बिठाई थी मोनार्क जो पावर थी उन्होंने। द ईस्टर्न जर्नल, ईस्टर्न जर्नल नहीं होगा, ये ई स्टेट जर्नल होगा। ठीक है, the East State Journal was a political body to which the 3 states sent their representative। अब देखिए हमारे पास कितने स्टेट थे, 3 स्टेट थे,
फर्स्ट ई स्टेट जो क्लर्जी बिलोंग करता था, सेकेंड ई स्टेट जो नोबेलिटी से बिलोंग करता था, थर्ड ई स्टेट जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं सारे के सारे वो थर्ड ई स्टेट में आते थे। तो यहाँ पर तीनों स्टेट्स की क्या बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई। तो सबने क्या करा, अपना अपना जो रिप्रेजेंटेटिव था वो वहां पर भेज दिया। फर्स्ट ई स्टेट ने, सेकेंड ने, थर्ड ने, सबने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर भेज दिया गया था। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time was done was in 1614. ये जो मीटिंग थी ना मोनार्क की, ये पहले कभी सारी चीजों को तो जो मीटिंग होती थी वो राजा कर लेता था, बट जो टैक्सेस की मीटिंग होती थी उसको सबको बुलाना पड़ता था। तो इस टाइप से जो मीटिंग हुई थी वो पहले 1614 में हुई थी, उसके बाद सीधा अब हो रही थी। और 5 मई 1789 Louis XVI called together an assembly of the state journal to pass proposal of new taxes। तो 1789 में क्या था, 1789 में क्या था, लुईस 16 ने सबको एक साथ बुलाया, टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए उसके ऊपर उन्होंने क्या करी थी, एक मीटिंग रखी थी। और इस मीटिंग में जो तीनों स्टेट वाले थे सभी को उन्होंने क्या करा था, इनवाइट करा था, इस मीटिंग में उन्होंने बुलाया था। मीटिंग एट हॉल इन वर्सेल्स, ये जो मीटिंग थी वर्सेल्स जो हॉल था वहां पर थी। अब वहां पर मीटिंग होगी, अब हम देखेंगे कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ, क्या उसका जो प्रपोजल था किसका, मोनार्क का, वो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया या फिर पब्लिक ने उस प्रपोजल को डिनाई कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था उस मीटिंग में। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। एक resplendent hall था वर्सेल्स में, इस हॉल में वो मीटिंग हो रही थी, इसको रेडी किया गया था आने वाले लोगों के लिए। The first and second state representative were seated in a row facing each other on two sides with 300 member each, while the 600 member of the third state। देखिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर थे और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर थे। मान लो जो फर्स्ट स्टेट है उसके मेंबर इधर बैठ गए, इनका जो सबका फेस है इस साइड है, ओके, 300 यहाँ बैठ गए, ये सेकेंड स्टेट वाले और इनका सबका फेस इनकी तरफ है, और यहाँ सामने 600 लोग खड़े हो गए, ये बैठे हैं फर्स्ट स्टेट, ये सेकेंड स्टेट, और उसके बाद में ये थर्ड स्टेट वाले 600 पीपल ये खड़े हैं, इनको बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। सिर्फ फर्स्ट और जो सेकेंड स्टेट वाले ये दोनों ही अपनी रॉ में क्या हुए थे, बैठे हुए थे एक दूसरे की तरफ फेस कर कर, और जो थर्ड स्टेट वाले थे वो असेंबली में खड़े हुए थे, उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी, और वो कितने थे, वो थे आपके 600, मतलब दोनों 300 और वो 600। The third state was represented by more prosperous and educated members। अब यहाँ भी देखिए जो थर्ड स्टेट के मेंबर आए थे ना, इसमें लैंडलेस लेबर भी थी, आर्टिसंस भी थे, बिल्कुल पुअर पीसेंट्स भी थे, उनको नहीं भेजा गया था, यहाँ पर सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो एजुकेटेड मेंबर्स थे सिर्फ वो आए थे यहाँ पर, ठीक है, ये प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर, सिर्फ इन्हीं लोगों को यहाँ पर असेंबली में भेजा गया था। पीसेंट्स, आर्टिसन एंड वुमेन वर डिनाई एंट्री टू द असेंबली, और जो पीसेंट्स थे और वुमेन्स थे इनको तो प्रॉपरली डिनाई ही कर दिया गया था कि ये लोग असेंबली में आ ही नहीं सकते हैं। But their grievance and demands were listed in some 40,000 letters that the representative had brought with them। जो representative आए थे कौन सा, थर्ड स्टेट के, ये जो प्रोस्पेरस और एजुकेटेड रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ये इन्होंने क्या करा था, 40,000 लेटर्स लेकर आए थे, किसके, पीजेंट्स हो गए, विमेन्स हो गए, इनके 40,000 लेटर्स लेकर आए थे, ठीक है, ताकि उन्होंने अपनी कुछ डिमांड रखी थी, तो इसलिए इन्होंने लेटर दिया था कि जाओ और राजा से हमारी ये जो डिमांड हो इनके बारे में बात करो। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे थर्ड स्टेट के, ये इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ये लोग जो थे ना, ये पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, विमेन, इनकी डिमांड्स को लेकर आए थे यहाँ पर कि इनकी डिमांड्स को वो राजा के सामने रखेंगे। अब एक्सेप्ट करना ना करना वो तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। इन द पास्ट वोटिंग इन द स्टेट State General had been conducted according to the principle that each state had one vote। This time Louis XVI was determined to continue the same practice। और यहाँ पर देखिए वोटिंग होती थी, यहाँ पर वोटिंग का पता है क्या टाइम पे एक था कि जितने भी स्टेट है सबको एक एक वोटिंग राइट दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेट वाले एक वोट देंगे, सेकेंड स्टेट वाले एक वोट देंगे, और जो थर्ड स्टेट वाले हैं वो भी क्या करेंगे, एक वोट देंगे। मतलब 300 लोग
300 पीपल और उनका सिर्फ सिंगल वोट। इधर भी 300 पीपल, उनका भी सिंगल वोट, और उधर 600 पीपल, उनका भी सिंगल वोट। तो मतलब यहाँ पर 300 पे और वहां 600 पर सिंगल वोट काउंट किया जा रहा है। तो ये किसने कहा था? लुई 16 ने ये कहा था, जैसे अभी तक होता आया है वैसे ही होगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली वाज होल्ड, ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। बट इस चीज को जो थर्ड स्टेट वालों ने उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, सभी को सिंगल सिंगल वोटिंग राइट मिलना चाहिए, मतलब जितने मेंबर हैं सबका अपना इंडिविजुअल एक वोटिंग राइट होना चाहिए, क्योंकि यही तो रेवोल्यूशनरीज थे, यही तो मिडिल क्लास निकल कर आई थी और यही क्या चाह रहे थे, लोगों को फ्रीडम दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले डिमांड क्या रखी? वन वोट, कि सभी को क्या मिलना चाहिए? वन वोट मिलना चाहिए। मीन्स जैसे आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा ना, सिविक्स में, 1 पर्सन एंड वन वोट, तो उसी चीज को वो यहाँ फॉलो कर रहे थे कि लोगों को, जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं उन्होंने। ठीक है, वो बैठे किस तरीके से? ये मान लो फर्स्ट स्टेट वाले, ये सेकेंड स्टेट वाले और ये थर्ड स्टेट वाले। वन वोट इनका, वन वोट इनका और वन वोट ही इनका। बट इन्होंने कहा नहीं, हम अगर 600 हैं तो हमारे वोट भी कितने होंगे? वोट भी 600 होने चाहिए। इस चीज को राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया था। राजा क्यों एक्सेप्ट करेगा? वो बोल रहा है जैसे चीजें अभी तक चल रही थी वैसे ही चीजें चलेंगी, क्योंकि उन्हें किसकी बात याद आ गई? देखिए, हमने इससे पहले कुछ फिलोसफर के बारे में पढ़ा था। यह है आपके रूसो। रूसो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में उन्होंने ये पढ़ा था, इनके जो प्रिंसिपल थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, पॉलिटिक्स में, वो ये थे कि हर पर्सन को अपने अकॉर्डिंग अपना लीडर चूज करने का राइट है। हर कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है। तो इसीलिए सभी वो चूज तो तभी करेंगे जब सबको वोटिंग राइट मिलेगा। इट वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल टू फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चल रहे थे। बट द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। फिर राजा ने क्या करा? राजा ने इनका जो ये प्रपोजल उन्होंने उनके सामने प्रेजेंट किया था, इस प्रपोजल को उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। जैसे अभी तक चीजें चल रही है, एक एक वोट सबको मिला है, यही वोट मिलेगा और एक्स्ट्रा किसी को भी कोई वोट नहीं मिलेगा। एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली। अब ये बात सुनकर देखिए, वो आए किस बात के लिए थे? आए तो वो टैक्स की बात करने के लिए था, टैक्स इंक्रीज होगा या नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या, वो उन्होंने अपना प्रपोजल रखा, राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये जो थर्ड स्टेट वाले थे, जिन्होंने असेंबली छोड़ी और वहां से असेंबली से चले गए कि हमें अब असेंबली में रहना ही नहीं, हम तो जा रहे हैं असेंबली छोड़ के, आप करते रहो। और जब तक ये थर्ड स्टेट वाले वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक टैक्सेस को लेकर कोई भी बात खड़ी ही नहीं हो सकती। मतलब टैक्सेस पे को लेकर कोई भी बात होगी नहीं, क्योंकि टैक्स सिर्फ तभी बढ़ाए जा सकते हैं जब वहां पर वो सारे लोग एक साथ कलेक्ट हो। ओके, अब देखिए, ये जो लोग यहाँ से गए थे ना, वो द टेनिस कोर्ट ओथ, वो सारे के सारे लोग टेनिस कोर्ट में चले गए। वहां जाकर वो अपनी पर्सनल मीटिंग करने लगे और वहां जाकर उन्होंने अपनी एक नई नेशनल असेंबली बनाई थी। ठीक है, सारे लोगों ने क्या करा? वहां से देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट टुक द ओथ, उन्होंने एक ओथ ली, एक शपथ ली, राइजिंग देयर आर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ वैली, द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली स्टैंडिंग ऑन अ टेबल इन द सेंटर। ये जो पर्सन है सेंटर में आप खड़े हुए देख रहे हो, यह है बैले। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट माना उन्होंने अपनी असेंबली का, और उसको इस तरीके से हाथ बढ़ाकर, देखिए सबके हाथ इस तरीके से बढ़े हुए, सबने हाथ बढ़ाकर शपथ ली थी। ठीक है, यहाँ पर ये सारे शपथ लेने के लिए कहाँ पहुंचे हैं? टेनिस कोर्ट। और टेनिस कोर्ट में जाकर ये सारे शपथ ले रहे हैं। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट बना था इस असेंबली का, वो कौन था? वो था आपका बैली। ये जो डायरेक्शन को बैली दिखाता हुआ जा रहा था, ये सारे के सारे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बैली जो रास्ता इनको बता रहा था उसी रास्ते को ही क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्व्स एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, ये अपने आप को ऐसा मान रहे थे कि ये एक स्पीकर है, इनके पीछे पूरी पब्लिक है और वो जो पब्लिक बोल रही है उसको ये आगे पास कर रहे हैं। तो ये एक स्पीकर है जो सब बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं।
किसकी? फ्रेंच नेशन की। तो ये स्पोक्समैन के थ्रू या फिर स्पोकमैन लाइक ये खुद को प्रेजेंट कर रहे थे कि क्या है, ये एक फ्रेंच को, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो थर्ड स्टेट वाले रिप्रेजेंटेटिव थे वो। ऑन 20 जून असेंबली assembled in the hall of the indoor tennis court in Versailles and declared themselves as a national assembly and sworn not to disappear till they had drafted a constitution of France to limit the power of the monarch। अब यहाँ पर उन्होंने क्या करा, देखो 20 जून को जो असेंबल हुई थी हॉल इंडोर टेनिस कोर्ट में, कहां पर? वर्सेल्स में। तो वहां पर उन्होंने क्या करा, खुद को डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? एज अ नेशनल असेंबली। ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो टेनिस कोर्ट गए थे, इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर, कहां पर है ये? वर्सेल्स में है। तो वहां जाकर उन्होंने खुद को क्या करा, एक नेशनल असेंबली अनाउंस कर दिया। और उन्होंने ये भी शपथ ली कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देंगे, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं कर देंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने शपथ खाई कि हम गवर्नमेंट की पावर को क्या करेंगे? लिमिट करेंगे। जो हमारी मोनार्की है, मोनार्की की गवर्नमेंट को क्या करेंगे? हम लिमिट करेंगे। और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दी थी। किन्होंने करी थी? ये करी थी आपके, जल्दी बता दीजिए, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे वो। और उन्होंने कहा हम उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, और जब तक ड्राफ्ट नहीं करेंगे तब तक ये लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। ये देखिए, एक है मिराबियो और एक है अबेसिस। मिराबियो एंड अबेसिस वो लीडिंग दैम। और उनका लीडर कौन था? नेशनल असेंबली जो थी उसका लीडर कौन था? उसका लीडर थे अबेसिस और मिराबियो। ये दोनों ही नोबेलिटी और इसके क्लर्जी फैमिली से बिलोंग करते थे। नोबल और क्लर्जी से ये दोनों ही बिलोंग करते थे, और इन्हीं लोगों को उन्होंने अपना क्या चूज करा? लीडर चूज किया। मिराबियो वाज बोर्न इनटू नोबल फैमिली। जो मिराबियो है, ठीक है, जो मिराबियो है ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। Who brought out a journal and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles। इन्होंने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दी थी लोगों के लिए, जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं उनके लिए उन्होंने क्या करा था? एक पावरफुल क्या करी थी? स्पीच दी थी। किसने? मिराबियो ने। किससे बिलोंग कर रहे थे? ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। अबेसिस कौन थे? अबेसिस वाज ओरिजिनली अ प्रीस्ट एंड रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। और ये है आपके अबेसिस। इन्होंने क्या करा था? अबेसिस एक प्रीस्ट थे, क्लर्जी फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और वो बुक थी व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ठीक है, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, जो बुक है, पैम्पलेट, वो किसने राइट किया था? तो अबेसिस ने राइट किया था। ये एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सभी टॉपिक को अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। ओके, अब देखिए द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर। अब वहां देखिए राजा ने एक मीटिंग बुलाई। अब थोड़ा सा समअप कर लेते हैं। राजा ने एक मीटिंग बुलाई थी थर्ड स्टेट वालों की, मतलब थर्ड स्टेट के सभी की बुलाई थी, सारे लोग वहां गए। तो वो कुछ अपना प्रपोजल भी लेकर गए थे थर्ड स्टेट वाले ने। राजा ने क्या उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया? नहीं किया। मोनार्क ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी से गुस्सा होकर वो लोग उस असेंबली को छोड़कर टेनिस कोर्ट चले गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने ये सोच खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लगे। उन्होंने कहा जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं कर देंगे तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। पहला काम हमारा ये था, इसको ड्राफ्ट करना। वो वहां कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगे हुए थे। यहाँ जो बाहर की सिचुएशन थी ना, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई थी? बेकार सिचुएशन हो गई थी, रस सिचुएशन हो गई थी। अब देखते हैं वो जो आउटसाइड सिचुएशन थी वो कैसे थी। एक बहुत ही बड़ा जो फियर है ना, वो स्प्रेड हो रहा था। देखिए, while the National Assembly was busy drafting of constitution at Versailles, the rest of France with seated with turmoil। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगे थे, बाहर सारी की सारी सीटेड विद टर्मोइल हो गए, मतलब सारी चीजें उलट पुलट हो गई थी, इधर से उधर हो गई थी। ठीक है, अब क्या क्या हुआ था उसमें? सबसे देखिए, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आता है ना हिस्ट्री में कि सिचुएशन खराब का, सबसे पहला लिखो पॉपुलेशन इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, ठीक है, और ड्रॉट, हेल्थ, जो क्रॉप है आपकी क्रॉप फेल। इन 3-4 टॉपिक को आप अपने माइंड में सेट कर लो, ये हमेशा लिखने ही लिखने होते हैं, चाहे आप 10th की उठा लो, चाहे आप 9th की हिस्ट्री उठा लो। तो एंड बैड हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट थी वो बहुत ज्यादा विंटर की वजह से, ठंडी की वजह से वो क्रॉप भी खराब हो चुकी थी। पहला पॉइंट क्या देखो, बैड हार्वेस्ट,
हैपन ड्यू टू अ सर्वो विंटर, विंटर की वजह से, विच लेड द प्राइस ऑफ ब्रेड ऑफ रोज। अब सिंपल सी बात है, हार्वेस्ट खराब हुई है, क्रॉप खराब हुई है, तो प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और जो बेकर्स थे ना, जो चीजों को सप्लाई करते थे, उन्होंने सारा सामान स्टोर कर लिया कि जब प्राइस बढ़ेंगे तब सेल करेंगे। वो चीजों को सप्लाई नहीं कर रहे थे, लोगों को दे नहीं रहे थे, मतलब शॉप में था बट वो लोगों को सप्लाई नहीं कर रहे थे। बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड हार्डर सप्लाईज, उन्होंने सप्लाईज को रोक लिया और अपने पास स्टोर करके रख लिया। पीपल हैड टू स्पेंड आवर्स इन लॉन्ग queue at the bakery due to which the crowded of the angry women stormed into the shops। अब यहाँ पर क्या था, अब उन्होंने सामान रखे, लोगों को पता था, तो लंबी लंबी लाइनों में घंटों लग रहे थे, थोड़े से किसके लिए, सामान के लिए, थोड़े से गुड्स के लिए वो लंबी लंबी क्यूज में लग रहे थे। और जो वुमेन्स थे गुस्से में, जो बेकरी की शॉप के बाहर जो क्यूज लग रही थी वहां पर लग रहे थे। अब वुमेन्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, इतने ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, पूरा तूफान लेकर आ गए। उन्होंने सारी शॉप वगैरह तोड़ दी और ये जो बेकर्स थे इनको भी मारा पीटा। तो ये सिचुएशन हो गई थी कहाँ के, फ्रांस के आउटसाइड की सिचुएशन। मतलब वो लोग तो कहाँ बिजी थे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थे, और बाहर की सिचुएशन ये हो रही थी, प्राइस बढ़ गए, क्रॉप जो थी उनकी वो बेकार हो गई थी, हार्वेस्ट फेल ही हो गई एक तरीके से, ठीक है। और जो बेकर थे उन्होंने चीजों को स्टोर करके रख लिया, जिसकी वजह से लोगों में क्या होने लगी, फाइटिंग होने लगी। क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया था कहां पर, फ्रांस के अंदर में। अब देखिए ये सारी चीजें हो रही थी, तो मतलब जो सिचुएशन थी ना, आउटसाइड सिचुएशन, वो बहुत ही ज्यादा रॉस्ट सिचुएशन हो चुकी थी। तो उस कंडीशन में अब जो हमारा मोनार्क लीडर है वो क्या करेगा। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और इसी टाइम पे जो देखिए ये वाली जो स्टोरी है ना, कनेक्ट करना, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन में जो पढ़ाया था ना बास्टाइल फोर्ट वाला, उससे ये स्टोरी कनेक्ट होगी, जाके ही सीधा उससे ही मैच करेगी। अब देखते हैं डायरेक्ट ही जाकर उससे कैसे मैच करेगी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। किंग ने क्या करा, अपनी ट्रूप्स को भेज दिया कहां पर, पेरिस में, कि तुम पेरिस जाओ और सारी चीजों को क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है। अभी देखा ना कितनी बेकार सिचुएशन हो चुकी थी वहां का, सारे लोग रोडों पर उतर आए थे। On July 14, देखो 14 जुलाई द एजिटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बास्टाइल फोर्ट। लोगों ने क्या करा, देखो अब सिंपल सी बात है, जब राजा ने ट्रूप्स भेज दिए, फिर लोगों को लगा यार इन्होंने तो हमें मारने के लिए भेजा है। पहले ही लोगों को कुछ गुस्से में थे और उन्होंने देखा कि राजा ने ट्रूप्स भी भेज दी हमें मारने के लिए। जो उनको मारने वाली बात थी, ये पूरी की पूरी र्यूमर्स थे, इसमें 1% भी कुछ रियलिटी नहीं थी। बट र्यूमर्स ऐसे उड़े थे कि राजा ने इस ट्रूप को आपको किसके लिए भेजा है, आपको मारने के लिए भेजा है। तो जब उनको ये पता चला कि इन्होंने हमें मारने के लिए भेजा है, तो वो और ज्यादा क्या हो गए, गुस्सा हो गए। और गुस्से में उन्होंने क्या करा, जो उनका बास्टाइल फोर्ट था ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये करने करो स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि राजा ने अपनी ट्रूप्स को भेजा, लोगों ने बास्टाइल फोर्ट तोड़ दिया, उनके जो सिंबल ऑफ मोनार्क थे, वो सारी चीजों को वो तोड़फोड़ मचा रहे थे। तो वो क्यों मचा रहे थे, इसी वजह से। और ट्रूप्स अब पता चली क्यों भेजी थी, क्योंकि जो सिचुएशन थी पेरिस की, वो बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन हो चुकी थी। Meanwhile, in the countryside, rumors started to spread from village to village that lords of the manor had hired bands of bargains to destroy the ripe crop। और साथ ही साथ कंट्री साइड में एक न्यूज और स्प्रेड हो रही थी, ये स्प्रेड हो रही थी कि जो लॉर्ड्स ऑफ बैनर है, मतलब जो जमींदार वगैरह है गांव में, जो रिचर सेक्शन है, नोबेलिटी से बिलोंग करता है, उन्होंने क्या करा, उनकी क्रॉप्स को आग लगाने वाले हैं, उनको क्रॉप्स को जलाने वाले हैं, डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो जो गांव के लोग थे, caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chataks। तो लोगों ने डर के मारे क्या करा, लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो जो गांव के फेडरल लॉर्ड थे और जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे, उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और ये चैटक्स, चैटक्स का मतलब होता है ये महल, इस टाइप के महल को क्या बोलते हैं, चैटक्स बोलते हैं। तो इस टाइप का ये जो चैटक्स था ना, इन सबको उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया, जो किससे बिलोंग करते थे, नोबेलिटी से बिलोंग करते थे। तो अटैक कर दिया उनके ऊपर। अब इस कंडीशन में चीजें कैसी हुई, they looted hoarded grain and burned down documents containing records of manual dues, which forced a large number of nobles to flee from their homes। Many of them migrated to neighboring countries। उन्होंने उनके घरों में आग लगा दी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे फेडरल ड्यूज लैंडलॉर्ड वगैरह के,
उन डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दी और जितना भी रिकॉर्ड था ना वो सारा का सारा रिकॉर्ड जला दिया। तो जो नोबेल्स की सिचुएशन ये आ गई थी कि वो भागने को उतरा है, वो अपना चैटिक्स छोड़कर, अपना महल छोड़कर, अपना घर छोड़कर वहां से भाग गए। कहाँ चले गए? कुछ जो उनकी नेबरिंग कंट्री थी, उनके जो नेबर्स थे वहां पर चले गए, कुछ माइग्रेट कर गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए। तो लोगों की इस हरकत से ये सारी चीजें हुई थी। फोर्स्ड बाय द revolt, Louis XVI finally recognized the National Assembly and accepted the principle that his power were now unchecked by the Constitution। अब जो क्या था, जब इन सारी चीजों को लुई 16 ने देखा तो उसको लगा यार सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो इससे ज्यादा खराब हो लोग उसको उठाकर फेंके। ठीक है, लुई 16 को उठाकर फेंके, उससे पहले उसको नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो लुई 16 ने क्या सोचा कि ठीक है, मैं अपनी पावर को लिमिट करने के लिए रेडी हूँ, मैं नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो आप ये जो सारी चीजें हो रही है इसको स्टॉप कर दो, अब मैं अपनी पावर पर लिमिट लगाने के लिए रेडी हूँ। अब आप एक काम करो, मेरी पावर पर लिमिट लग जाएगी और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए प्रॉपर रेडी हूं। ये सारी बातें किसने कही? लुई 16 ने कही। उसके बाद ही जाकर ये सारी चीजें स्टॉप होंगी। ओके, तो देखिए इसमें क्या था, जो लुई 16 था ना, उसने जब अटैक किया, जब लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया, जितने भी मोनार्कियल और नोबेल्स और क्लर्जी थे उनके ऊपर अटैक करने लगे, मतलब जो रिचर सेक्शन है, नोबेल सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया। तो वो लोग वहां से भाग खड़े हुए, सारे के सारे मतलब भाग रहे थे। कोई किसी नेबरिंग कंट्री में जाकर छुप रहा था, कोई किसी अपने नेबर के यहाँ जा रहा था। तो जब ये सारी कंडीशन हो रही थी, on the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree and official order abolishing the federal system of obligation and taxes। तो लुई 16 ये सारी चीजें देखकर उसने क्या करा, उसने मोनार्की को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं मोनार्की को एक्सेप्ट करने के लिए, सॉरी मोनार्की को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, तो उसने लुई 16 ने क्या कहा, ठीक है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान नहीं रहा था। सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी, इसीलिए तो क्रिएट हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था। बट अब वो सारी सिचुएशन देख के कह रहा ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए रेडी हूँ। तो और उसने क्या हुआ, उसमें एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला गया जिसमें फेडरल सिस्टम, जो ये फेडरल सिस्टम का था और जो टैक्सेस थे उसको अबॉलिश कर दिया गया। ये एक लॉ आया था कि हम टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे, और ये जो फेडरल सिस्टम चला आ रहा है इसको भी इन्होंने क्या करा, असेंबली ने अबॉलिश कर दिया। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड गिव अप देयर प्रिविलेज। और जो देखिए क्लर्जी थे, क्लर्जी को क्या था, क्लर्जी को ना कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते थे, कुछ एक्स्ट्रा राइट मिलते थे, और वो एक टैक्स भी लेते थे। मतलब दशांश जिसे बोलते हैं, आपकी सैलरी का जो 10वां पार्ट है वो आपको दान करना पड़ेगा। कहने को वो दान बोल के ले रहे थे, बट वो एक्चुअल में एक तरीके का टैक्स था। मतलब दान तो ये होता है ना कि आपकी मर्जी, आपको देना है या फिर नहीं देना, बट उसमें क्या था कि आपको वो देना ही देना है। और वो किसको जाता था, क्लर्जी को, मतलब चर्च वगैरह के लिए वो जो टैक्स था वो जाता था। तो यहाँ पर जो ये इस टाइप के जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस थे ना, जो क्लर्जी को दिए गए थे, इन सभी को फोर्सफुली बैन कर दिया गया कि इस टाइप का कोई भी टैक्स क्लर्जी को नहीं जाएगा। ठीक है, टेथिस वो टैक्स था जो किसको जाता था, क्लर्जी को जाता था। टेथिस वर अबॉलिश एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, सीज्ड। और जो लैंड एरिया किसने ले रखा था, चर्च ने ले रखा था, उन सभी को भी क्या कर दिया गया, सीज कर दिया गया। कि सारी जमीन उनसे वापस ले ली गई, किससे, क्लर्जी से। क्योंकि उन्होंने देखो टैक्स भी जा रहा था, तो काफी सारा पैसा उनके पास में भी था, तो सारा इन लोगों ने, नेशनल असेंबली ने सारी चीजों को वापस ले लिया और उनकी जो लैंड थी उसको भी सीज कर दिया। एज अ रिजल्ट, अब देखिए जमीन को वापस कर लिया, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा, तो चलिए देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स। अब यहाँ गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिवर्स का प्रॉफिट हुआ। मतलब जो जमीन, लैंड वगैरह उनसे लिया था क्लर्जी से, उसको सेल करने के बाद लोगों को सबको देने के बाद तो कितना प्रॉफिट होता है, 2 बिलियन लिवर का प्रॉफिट होता है। अब एक बात बताइए, जो जब लुई 16 राजा बना था उसके ऊपर जो डेट था वो कितना था, डेप्ट 2 बिलियन लिवर्स का था। अब वो इस
2 बिलियन लीवर का जो ये प्रॉफिट है, इसके थ्रू वो अपना सारा का सारा जो लोन है वो उसको उतार सकते हैं। तो उन्होंने ये जो पैसा था वो किसमें यूज करेंगे, वो अपना जो लोन उन्होंने लिया हुआ है उसको उतारने में वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी कब, जब लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, सारी चीजों को डिनाई कर दिया, जो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह भी जा रहे थे उसको भी अबॉलिश कर दिया था कि हम कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये थी अब तक की कहानी। एक बार थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फियर क्या था, सबसे बड़ा फियर यहाँ पर था जब द रेस्ट ऑफ फ्रांस विद सीटेड विद टर्मोइल, जो नेशनल असेंबली थी, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो बाहर की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, और उस सिचुएशन की वजह से ही सारी चीजें हुई। लोग किस पे उतर आए थे, लोग मारपीट पे उतर आए थे, लड़ाई झगड़े पर उतर आए थे, स्टॉर्म होने लगा था। लुईस 16 ने अपनी आर्मी भेज दी। इतनी खराब सिचुएशन देख के लुईस 16 को लगा कि अब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो ऐसा ना हो, कैसा ना हो, ऐसा ना हो कि मुझे मेरे ही सिंहासन से उठाकर फेंक दिया जाए, और जो आज थोड़ी जो रिस्पेक्ट मिल रही है बाद में मुझे वो भी रिस्पेक्ट ना मिले। तो इसीलिए लुईस 16 ने बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, मैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाने के लिए रेडी हूँ। अब देखिए, हमारी अब जो गवर्नमेंट बनी वो किस टाइप की बनी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी। देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कैसी चलती आ रही है, सबसे पहला क्या था, मोनार्की। ठीक है, मोनार्की थी, और मोनार्की के बाद में क्या बना, मोनार्की के बाद में बनी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, अब नेशनल असेंबली के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। देखिए, 3 टाइप की गवर्नमेंट आपकी अभी तक बन चुकी है। सबसे पहले मोनार्की थी, इस टाइम में लुईस 16 राजा था। फिर नेशनल असेंबली ड्राफ्ट हुई, इस टाइम पे भी जो किंग था वो लुईस 16 ही था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी तो इस टाइम पर भी जो किंग था, राजा था, वो कौन था, लुईस 16 ही था। अब देखेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनने के बाद चीजें कैसी चलती है। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, जो फ्रांस था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी है। अब देखिए, इस टाइम में क्या सिचुएशन नहीं थी। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा था, ड्राफ्ट कर दिया था, इंटेंडिंग टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के साथ ही उन्होंने जो हमारा लुईस 16 था ना, उसकी पावर को भी क्या कर दिया था, लिमिट कर दिया था, उसकी पावर पर भी एक लिमिटेशन लगा दी थी। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग पावर्स इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, दीज पावर्स वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड आउट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब फ्रांस ने ये सोचा, फ्रांस ने कहा अब हम देखो, जब कोई किसी भी सिंगल पर्सन के पास में सारी की सारी पावर होती है ना, तो वो सिंगल पर्सन पता है क्या करता है, अपनी मनमर्जी चलाने लग जाता है, उसका खुद को डोमिनेंस होता है, वो ये चाहता है जैसा मैं चाहूं वैसा ही सोसाइटी में होना चाहिए। तो फ्रांस में नेशनल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि अब हम किसी सिंगल पर्सन के हाथ में ना सारी पावर को नहीं देंगे, किसी एक सिंगल पर्सन के हाथ में सारी पावर्स को हम नहीं सौंपेंगे। अब हम पावर को डिवाइड करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लोगों में कुछ कुछ पावर को डिवाइड कर देंगे। और वो डिवाइड किस फॉर्म में करेंगे, वो जो डिवाइड करेंगे वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड साथ ही साथ जुडिशरी, ये 3 फॉर्म है। इनको गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स भी कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स थे, इन्हीं तीनों ऑर्गन्स के बेस पर जो गवर्नमेंट उसकी लुईस 16 की जो पावर थी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। और उन्होंने वन पर्सन के हाथ में पावर क्यों नहीं रही, किसी भी वन हैंड में जो पावर थी उसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि उनको पता था आज लुईस 16 है, कल को हम किसी और को पावर देंगे तो सेम वो भी इसी तरीके का राजा बनेगा। तो इसलिए उन्होंने पावर को क्या सोचा, हम पावर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। द मेड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इसी के साथ में जो हमारा फ्रांस है वो कैसे बन जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। अब देखिए, द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल,
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम है वो किस तरीके से चल रहा था 1791 में। ये आप चार्ट आप सभी के बुक में होगा तो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव सिटीजन। Who is the active citizen? Who was the active citizen? Active citizen कौन थे? एंड साथ ही साथ who was the passive citizen? Passive citizen कौन थे? देखिए जो प्रॉपर पॉपुलेशन थी फ्रांस की, जो पॉपुलेशन थी वो थी आपकी 28 मिलियन। कितनी पॉपुलेशन थी आपकी? 28 मिलियन। 28 पॉपुलेशन थी फ्रांस की। इस 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन ऐसे लोग थे जो एक्टिव सिटीजन थे। कितने? 4 मिलियन। 4 मिलियन जो पीपल थे वो क्या थे? आपके एक्टिव सिटीजन थे, जो कि क्या दे सकते थे कि 4 मिलियन पीपल ही क्या दे सकते थे? वोट। मतलब 28 मिलियन में से सिर्फ 4 मिलियन ही क्या दे पा रहे हैं? वोट दे पा रहे हैं। बाकी जो बचे, देखो बाकी कौन कौन बच गया आपके? चिल्ड्रन हो गए, चाइल्ड, विमेन, ठीक है, चाइल्ड हो गए, विमेन्स हो गए, और यूथ हो गया बिलो 15, सॉरी बिलो 25 यूथ। यूथ हो गया जो कि 25 साल से कम है, क्योंकि इस टाइम पर जो वोटिंग एज थी ना वो थी आपकी 25। जो 25 एज का है वही वोट दे पाएगा, अदरवाइज वो वोट नहीं दे पाएगा अगर उससे कम का। अगर कोई 24 का भी है तो भी वोट नहीं दे पाएगा। तो चाइल्ड, चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, विमेन हो गए, यूथ बिलो 25 एज हो गए। इनमें सारे वो लोग आ रहे थे जो वोट नहीं दे पा रहे थे, और इनको बोला जा रहा था पैसिव सिटीजन। क्या बोला जा रहा था इनको? पैसिव सिटीजन। ठीक है, ये क्या थे? ये हमारे पैसिव सिटीजन थे जिनको वोटिंग राइट क्या था? क्या नहीं था। ये वो लोग थे पैसिव सिटीजन जिनको वोटिंग राइट नहीं था। नो वोटिंग अबाउट 3 मिलियन मैन हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, और यूथ हो गया बिलो 45। इसमें 3 मिलियन मैन भी लिखे। अब 3 मिलियन मैन क्यों लिखा है? मैन तो वोट दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैन क्यों लिखा है? देखो वोट यहाँ पर सिर्फ वही दे पा रहा था जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे। जो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे उन लोगों को भी वोटिंग राइट नहीं था। तो सिर्फ वोट जो वो दे रहे थे जिनको जो टैक्स पे कर पा रहे थे। एक लेबर जितना कमाता है उससे ज्यादा आपको टैक्स पे करना था, तो जो टैक्स पे कर पाएगा वोट भी वही देगा। अब हम सिंपल सी बात है, टैक्स वही पे करेगा जो थोड़ा सा क्या होगा? रिच, मतलब जो मिडिल क्लास थी वही टैक्स पे करेगी। जो पुअर क्लास है वो टैक्स पे यहाँ पर टैक्स पे नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए वो वोटिंग राइट भी उसको नहीं था। तो ये जो 4 मिलियन पीपल है ये इलेक्टर्स चूज करते हैं। ये जो 4 मिलियन पीपल्स हैं ये क्या करते हैं? इलेक्टर्स चूज करते हैं। इलेक्टर्स कितने हैं? 50,000 मैन। मतलब एक बहुत 4 मिलियन की पॉपुलेशन है, उस 4 मिलियन की पॉपुलेशन में से कुछ इलेक्टर्स चूज किए जाते हैं, और वो इलेक्टर्स कितने होते हैं? वो इलेक्टर्स हैं आपके 50,000। और 50,000 के अंडर में से ही 50,000 में से ही आपकी नेशनल असेंबली चूज की जाती है। नेशनल असेंबली के मेंबर है 745, और ये नेशनल असेंबली के मेंबर ही क्या बनते हैं? हमारे लेजिस्लेटिव सोसाइटी बनते हैं। क्या बनते हैं? लेजिस्लेटिव सोसाइटी। नेशनल असेंबली ही क्या है? हमारी लेजिस्लेटिव सोसाइटी है। और ये किसमें से चूज किए जाते हैं? जब 4 मिलियन पीपल है, मतलब 4 मिलियन पीपल के अंदर से ही 50,000 इलेक्टर्स चूज होते हैं, और उन इलेक्टर्स में से ही 740 आपके क्या नेशनल असेंबली के मेंबर चूज किए जाते हैं, 745। और नेशनल असेंबली को ही क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर। और इसी में से ये जो 4 मिलियन सिटीजन है इसी में से एक जज को भी चूज किया जाता है। किसको चूज किया जाता है? एक जज को चूज किया जाता है 4 मिलियन की जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स है उसमें से। अब देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मैं सबके काम बता देती हूँ। और एग्जीक्यूटिव है हमारा जो राजा है, किंग है वो। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है ना, तो वही सारे लॉ बनाएगी कि किस तरीके से एरिया में काम होना चाहिए, किस तरीके से सोसाइटी समाज चलने चाहिए। तो ये सारे काम किसके थे? नेशनल असेंबली के। किसने डिसाइड किया था? ये नेशनल असेंबली। और यही हमारी क्या थी? एक लेजिस्लेचर सोसाइटी थी। जुडिशरी, जुडिशरी का काम होता है कि जो लॉ बनाए गए हैं उनको देखना कि कोई उनका गलत यूज तो नहीं कर रहा,
तो वो फैसले सुनाती है, क्या सही है और क्या गलत है। तो फैसला सुनाने का काम, डिसीजन लेने का काम किसका है? जुडिशरी का। जुडिशरी कौन है? ये जो 4 मिलियन की पॉपुलेशन होती है, इसी में से किसी एक बंदे को क्या बना दी जाती है? जज बना दिया जाता है। अब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को लागू करवाना, मतलब लॉ लिख दिए गए, बना दिए गए, अब सोसाइटी को बताएगा कौन, लागू कौन करवाएगा? तो लागू करवाने का काम यहाँ पर राजा का है। नेशनल असेंबली राजा को सारी चीजें बताएगी, ठीक है। नेशनल असेंबली राजा को बताएगी सारी चीजें कि ये लॉ बनाने हैं, फिर राजा उसको एग्जीक्यूट करेगा, राजा उसको फॉलो करवाएगा, कि वो बताएगा कि ये लॉ लगा है। अब मान लो मैंने करेंसी चेंज कर दी, करेंसी इन लोगों ने चेंज करी, मान लो करेंसी का जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, तो ये बनाया किसने? नेशनल असेंबली में। और इसको लागू कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव, कि हमने करेंसी को सेम कर दिया है, मतलब एक पपेट की तरह काम करेगा अब राजा। बैकग्राउंड में तो सब रहेंगे, कौन रहेगा बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड में नेशनल असेंबली जैसे बोलेगी, पपेट की तरह राजा उसको आगे करेगा, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से भी कह सकते हैं, जो नेशनल असेंबली से पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव को या फिर किंग को अपने कंट्रोल में कर रखा था, साथ ही साथ जो इसके मिनिस्टर्स थे उसको भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को पूरे अपने कंट्रोल में रखती है, ठीक है, किंग को और मिनिस्टर्स को। और इसमें जो भी डिसीजन लेना होता है वो कौन लेती है? हमारी जुडिशरी या फिर जज उस चीज पर डिसीजन लेता है। तो आई होप आपको ये जो फिगर था, ये जो चार्ट था, ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से नेशनल असेंबली ने चूज की गई, इलेक्टर्स चूज किए गए, ठीक है। 4 मिलियन पॉपुलेशन को मतलब किस तरीके से जो वोटर्स है हमारे वो निकल के आ रहे हैं, और उनकी एज क्या थी। इसमें काफी सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे जो कि 1 मार्क्स के बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ये बन सकता है कि उस टाइम पे जो वोटिंग एज थी वो क्या थी? 25 एज थी, ठीक है। पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन में क्वेश्चन आ जाएगा, पैसिव सिटीजन क्या थे, एक्टिव सिटीजन क्या थे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है किसी चीज में तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मैम ये समझ नहीं आया, ये समझा दो, तो सबका रिप्लाई मिलेगा, आप करिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है तो उसका रिजल्ट क्या निकला? द नेशनल असेंबली विच वाज डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई थी, क्योंकि डायरेक्ट लोगों, जो 4 मिलियन की पॉपुलेशन थी, उन्होंने डायरेक्ट नेशनल असेंबली को चूज नहीं किया था, उन्होंने कुछ इलेक्टर्स को चूज किया था और उन इलेक्टर्स ने नेशनल असेंबली चूज की थी। तो मतलब ये पॉपुलेशन है और ये नेशनल असेंबली है, तो उन्होंने डायरेक्ट चूज नहीं किया, इनके बीच में एक मीडिएटर था। लोगों ने इलेक्टर्स को चूज किया, इलेक्टर्स ने फिर नेशनल असेंबली को चूज किया, इसलिए जो बोला गया है कि ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट इसको चूज नहीं किया गया है। Had the power to make law, citizen voted for a group of electors who in turn choose the assembly। तो यहाँ जो पावर थी लॉ मेक करने की, जो सिटीजन्स की थी, वो नेशनल असेंबली के पास थी, और नेशनल असेंबली को किसने चूज किया था? इलेक्टर्स ने चूज किया था, ठीक है। बट नॉट ऑल सिटीजन हैड गिवन द राइट टू वोट, बस सभी लोगों के पास में जो वोटिंग राइट था वो नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 साल से ऊपर थे, उन्हीं के पास क्या था? वोटिंग राइट था। Who paid tax equal to at least 3 days of laborers' wages were given the status of active citizen, that is they were entitled to vote। जो एक जो पुअर है वो 3 दिन जितना कमाता है उससे ज्यादा अगर तुम टैक्स दे रहे हो तो आप वोटिंग राइट आपको मिलेगा। अगर आप टैक्स नहीं कर रहे हो तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वही लोग एक्टिव सिटीजन्स हैं जो टैक्स दे पा रहे हैं। टैक्स भी कितना देना है? एक लेबर 3 दिन में जितना कमाता है उससे ज्यादा आपको टैक्स पे करना है। देयर रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन। मैन हो गए, विमेन हो गए, यूथ बिलो 25 एज, ठीक है, मैन, पुअर मैन, ये सारे के सारे किसमें काउंट हो रहे थे? पैसिव सिटीजन में, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव सिटीजन हो गया और ये वाली लाइन आपकी पैसिव सिटीजन हो गई है। To qualify as a elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer। जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करेगा वही आपका क्या हो सकता है? कौन हो सकता है? एक्टिव सिटीजन और टैक्स पेयर हो सकता, सॉरी वोटर हो सकता है। अब ये देखिए, अब ये सारी तो चीजों को, कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया हमारा,
ठीक है, वोट भी मिल गए लोगों को, सारी चीजें हो गई। तो अब हम एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेंस के राइट्स को डिक्लेयर किया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सारी चीजें हो गई, तो नेशनल असेंबली में और कौन कौन से लॉ बनाए थे वो हम इसमें पढ़ेंगे कि नेशनल असेंबली में कौन कौन से लॉ बनाए थे लोगों के लिए, उससे क्या क्या लोगों को प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए, देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ये देखिए, ये एक विंग्ड वुमेन बैठी है जिसके विंग्स है, इसके हाथ में एक स्क्रप्चर्स है, ये एक आईज दिख रही है यहाँ पर, ये स्नेक दिख रहा है, ये फ्रिजियन कैप है, ठीक है, ये सारी चीजें दिख रही हैं। ये जो लिखे हुए हैं कुछ लॉ लिखे हुए जो लोगों के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर एक विमेन जिसके हाथ में एक चेन है टूटी हुई, तो ठीक है, ये क्या सारी चीजें, ये सिंबल है, जो सिंबल हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। तो अभी हम यहाँ एक एक सिंबल का प्रॉपर मीनिंग समझेंगे। ये लॉज थे, जो लॉज किसके लिए बनाए गए थे, लोगों, क्योंकि अब लोग क्या थे, अब उनको फ्रीडम मिल चुकी थी एक तरीके से, जो जितने डोमिनेंस, वो मोनार्कियल सिस्टम के जो डोमिनेंस में रह रहे थे, अब वो उनके प्रेशर में, उनके डोमिनेंस में अब वो नहीं रहेंगे। तो उसी के चलते अब हम देखते हैं क्या लॉ बनाए गए थे। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, राइट्स ऑफ मैन, मतलब जितने भी राइट्स उस टाइम पे बनाए जा रहे थे, जो भी चीजें हो रही थी ना उस टाइम पे, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए हो रही थी, वुमेन्स के लिए उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। सारी चीजें किसके लिए थी, मेंस के लिए थी। तो जो यहाँ पर राइट्स भी बनाए गए हैं ना, ये भी सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए बनाए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बनाया गया था, इसमें जो राइट डिक्लेयर किए गए थे वो ये राइट्स है आपके, और ये मैन और सिटीजन के लिए बनाए गए थे। राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ। अब इसमें राइट क्या क्या थे, क्या क्या राइट्स लोगों को मिले थे। फर्स्ट है आपका राइट टू लाइफ, कि अगर आपका बॉर्न हुआ है तो आपको आपकी लाइफ जीने का पूरा राइट है, इस राइट को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच की फ्रीडम मिल गई थी। अब फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आपके ओपिनियन की फ्रीडम मिल गई थी, आप जो मर्जी वो बोल सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी मिलेगी सभी को, और एस्टैब्लिश एज अ नेचुरल एंड inalienable rights that is the belonging to each human being by birth could not be taken away. It was the duty of a state to protect each citizen's natural right. और ये जो राइट्स है ना, इसको मान लो राइट्स तो बना दिया गया, अब इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो जो ये सिस्टम बनाया गया था, असेंबली वगैरह बनाई गई थी, तो इनको ये राइट मिला था कि आपको सिटीजन्स के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट भी करना है। ये नहीं कि उनको राइट बना के दे दिया अब तुम देखो कैसे करना है, नहीं, आपको प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा। मतलब किसी के पास फ्रीडम का राइट है और उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करना है कि उसको भी बोलने का चांस मिले, वो भी अपना ओपिनियन दे सके। तो ये कुछ राइट्स थे जो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस के सिटीजन्स थे उनको मिले थे। और साथ ही साथ ये भी लॉ बनाया गया था कि इस राइट्स को भी क्या करा जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। ओके, अब हम एक एक सिंबल का प्रॉपर मीनिंग समझते हैं। ये वो राइट्स है, आपकी बुक में है, इनको एक बार देख लेना, एक निगाह मार लेना, बस बहुत है। पॉलिटिकल सिंबल, अब देखिए पॉलिटिकल सिंबल क्या थे। द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas। अब देखिए, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या उस टाइम, आज के टाइम में एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी दी जाती, क्या उस टाइम पर दी जाती होगी। लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं थे, विमेन्स तो छोड़ो, मेन तक पढ़े लिखे नहीं थे। तो बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड मेन और विमेन्स थी जो पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। तो उनको कैसे समझाना होता था, उनको सिंबल्स के थ्रू समझाना होता था। जैसे विंग्ड विमेन बना दी, एक फ्रिजियन कैप बना दी, तो उस कैप के थ्रू आपको बताना कि जिसने कैप पहनी है इसका मीनिंग क्या है। तो इस तरीके से चीजें उस टाइम पे सॉल्व की जाती थी। पढ़े लिखे तो सब नहीं थे कि उनको पढ़ाकर समझाकर बता दिया जाए। उनको कैसे बताया जाता था, उनको बताया जाता था सिंबल्स के थ्रू, जिससे वो इजीली और अच्छे से समझ सकते थे। दे प्लेइंग बाय ले बार्बियर यूजेस मैनी सच सिंबल्स टू कन्वे द कॉन्टेक्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है हमारा, ये जो राइट डिक्लेयर किए गए हैं, पूरे टैबलेट बनाई हुई है, उसमें राइट्स लिखे हुए हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में बहुत सारे सिंबल्स थे, और हम उन्हीं सिंबल्स को पढ़ेंगे कि किस सिंबल्स का क्या मीनिंग था। देखिए फर्स्ट, ब्रोकन चेन, एक चेन दी हुई है जो कि टूटी हुई है,
एक चेन है जो कि टूटी हुई है, इसका है द ब्रोकन चेन। तो ब्रोकन चेन का क्या मीनिंग है? देखो चेन कब टूटती है? चेन तब टूटती है मतलब कि आपको चेन हाथों में बांध रखी है, आपने वो चेन तोड़ दी, इट मीन्स आप फ्री हो चुके हो। तो यहाँ पर भी ब्रोकन चेन जो ये सिंबल है इसका मीनिंग था कि ब्रोकन चेन में हथकड़ियां टूट चुकी हैं और आप फ्री हो चुके हो। चेन वर यूज टू फेटर स्लेव्स, ये जो चेन थी ये स्लेव्स के बांधी जाती थी, जो गुलाम होते थे उनको बनाई जाती थी। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, अब वो जो स्लेव थे उनसे चेन टूट चुकी है, वो लोग क्या हो चुके हैं? फ्री हो चुके हैं। तो ब्रोकन चेन का मीनिंग है कि आप स्लेव्स का फ्री होना, जो गुलाम प्रथा थी वो प्रथाएं खत्म कर दी गई है और जितने भी गुलाम थे वो क्या हो चुके हैं? फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट है द बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसिस, ये बंडल ऑफ रॉड दी हुई है। देखो आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है, बट जब वो लकड़ियों का गट्ठर होता है तो उसको कोई भी नहीं तोड़ पा रहा है। यहाँ पे ये यूनिटी को दिखाता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई भी इस तरीके से तोड़कर चला जाएगा, जब आप रॉड यूनिटी के फॉर्म में हो तो आपको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन, एक सिंगल रॉड तो इजिली टूट सकती है, बट नॉट एन एंटायर बंडल स्ट्रेंथ एंड लाइज इन यूनिटी, बट जो पूरा का पूरा बंडल है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एकता में बल, जहां सारे लोग होंगे, जहां यूनिटी होगी वहां उस चीज को आप तोड़ ही नहीं सकते, और जहां यूनिटी नहीं होगी वहां चीजों को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए आइस, ट्रायंगल है उसमें एक आइस है, उसमें से ये कुछ रे निकल रही है। देखिए इस आई का मतलब है कि आंखें हैं तो सब कुछ दिख रहा है, कहाँ क्या गलत हो रहा है कहाँ क्या सही हो रहा है सब पे उसकी निगाह है, सारी नॉलेज है, उसको पता चल रहा है कि कहाँ क्या चीजें हो रही है। तो आइस का मीनिंग क्या है? द ऑल सीइंग, ठीक है एक सेकेंड, The all-seeing eyes stand for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. अब जो एक बादल थे ना, इग्नोरेंस के जो बादल छा रहे थे, अब वो सारे बादल छट चुके हैं, नॉलेज के आए निकल रहे, एक नया सूरज निकला है। जो पहले चीजें थी अब वो नहीं है, अब सब पे निगाहें रखी जाएंगी, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो सही कर रहा है वो तो खैर सही है ही है। तो इसलिए ये नॉलेज बताई गई, सन बताया गया, एक नया सूरज निकला है, एक नई रोशनी निकली है, जिससे क्या होगा सारे लोगों को एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई लाइफ मिलेगी। तो इसलिए ये ट्रायंगल आइस हमें यही बताती है, एक नई रोशनी, एक नई आइस। ओके, नेक्स्ट है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर क्या होता है? देखो सिंबल ऑफ रॉयल पावर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, जैसे सबका अपना अपना कुछ सिंबल होता है, रॉयल है, एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है तो सब अपना एक सिंबल लेकर चलते हैं। तो इनका एक ये स्क्रिप्चर जो था ये मोनार्क का एक सिंबल था और इसका कुछ भी नहीं है। देखो एक स्नेक है अपनी टेल को बाइट कर रहा है, अपनी टेल को खा रहा है, तो ये क्या बनाता है? इस तरीके से एक सर्कल बना रहा है। सर्कल की अच्छी बात ये होती है कि ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता और नहीं उसका कोई एंडिंग पॉइंट होता। अगर चाहे आप यहां से स्टार्ट कर लो तो भी आप ऐसे ही मूव करोगे, ये लो यहां से स्टार्ट करते हो तब भी आप ऐसे ही जाओगे, यहां से करते हो तब भी आप ऐसे ही जाओगे। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है? सबसे अच्छी बात सर्कल की ये होती है कि उसका ना तो कोई स्टार्टिंग है ना ही एंडिंग है, इटर्निटी को दिखाता है ये कि चीजें हमेशा मूव करती रहती है, लाइफ हमेशा चलती रहती है, उसका ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग है। सिंबल ऑफ इटर्निटी, अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंडिंग, तो इस रिंग का ना कोई स्टार्टिंग है ना ही कोई एंडिंग है, या इटर्निटी को दिखा रहा है। देखिए कैप दी हुई है, फिर्जन कैप। फिर्जन कैप का मतलब क्या है? जो लोग फ्री हो चुके हैं, जो गुलाम प्रथा से छूट चुके हैं, जो फ्री हो गए, वो इस कैप को पहन कर रखते हैं। तो जिसने इस कैप को पहनी है देख के पता चल जाएगा कि ये फ्री हो चुका है। कैप वर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, जो स्लेव जो गुलाम फ्री हो गए हैं वो कैप पहन के रखते, जो फ्री नहीं हुए हैं वो कैप नहीं पहनते, और जो फ्री हो गए हैं वो कैप पहन के रखते। तो उससे ये पता चलता है कि ये पर्सन अब फ्री हो चुका है, अब ये गुलाम नहीं है। ये विमेन, देखो इसने ब्रोकन चेन भी अपने हाथों में ले रखी है, टूटी हुई चेन, ब्लू कलर आ रहा है, देखो इसका ये ब्लू कलर है, और ये हाथों में व्हाइट कलर आ रहा है, और ये रेड कलर है। तो ये नेशनल फ्लैग है फ्रांस का, रेड ब्लू और व्हाइट, ये नेशनल फ्लैग कहाँ है? फ्रांस का, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस।
ये तीनों कलर ये दिखा रहे हैं कि नेशनल फ्लैग है फ्रांस का। ठीक है, उनका जो फ्लैग है वो इस कलर का होता है, इसलिए इसको ये 3 कलर दिखाए गए हैं। अब ये देखिए विंग्ड विमेन। अब ये विंग्ड विमेन के उड़ने की कोशिश कर रही है। देखो इसने अपने हाथ में स्क्रिप्चर को भी लिया हुआ है। विंग्ड पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये लॉ को दिखा रही है कि ये लॉ है। देखो इसको इन्होंने लॉ बनाया है, मतलब एक एंजल ने लॉ बनाया है, तो उस लॉ को आपको मानना चाहिए। तो बता रही है ये सारे लॉ है, आप इनको देख रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रही है लॉ को कि ये सारे क्या है, लॉ है। ये है एक विंग्ड विमेन, एक एंजल ने बनाया है, एक अच्छे लॉ बनाया है। इसका मतलब विंग्ड वुमेन का मतलब एक एंजल है जिसने बहुत ही अच्छे लॉ बनाया है जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। ओके, और ये लॉ टैबलेट है। ठीक है, जितनी भी ये लॉ दिखाई दे रहे हैं क्या है कि ये लॉ टैबलेट है, तो इसमें सारे के सारे लॉ लिखे हुए हैं। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ये जो लॉ बनाए गए हैं सभी के लिए सेम बनाए गए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही सारे के सारे लोग क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, सेम फॉर ऑल। इसमें किसी के लिए भी कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे लॉ सभी के लिए क्या है, इक्वल है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में इसका एक समअप भी करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें कैसे कैसे चली थी विद डेट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डेट में ही होती है ना, तो एक चार्ट भी बनाकर मैं दिखाऊंगी। तो अभी बता देना, किसी को अगर इतने पोर्शन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।